डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग एक नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अभी तक हम लोग ने दो चैप्टर कवर कर लिया, केमिकल काइनेटिक्स और सॉल्यूशन, और ये थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके बाद एक सॉलिड स्टेट बचेगा। जैसे चारों चैप्टर खत्म हो गया, हम इनऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे और मुश्किल से एक महीने में उसमें 3 से 4 चैप्टर हो जाता है, तो आपका सिलेबस का टेंशन खत्म। तब हम ऑर्गेनिक चालू करेंगे, ठीक है? तो चलिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसका हिंदी है वैद्युत रसायन। देखिए ध्यान से, कितना अच्छा दिया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी ये इलेक्ट्रॉन, या आप बोल सकते हैं आयंस। तो आयंस कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ पे कंडक्टिविटी शो करेगा, क्या होगा क्या नहीं, तो ये सारे हमको यहाँ पे पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। तो इसमें सबसे पहले हम लोग सब्सटेंस देखते हैं। देखिए, सब्सटेंस, तो सब्सटेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। आइदर वो कंडक्टर हो सकता है, नहीं तो इंसुलेटर हो सकता है। कंडक्टर होगा, नहीं तो इंसुलेटर होगा। अभी कंडक्टर इंसुलेटर नहीं पढ़ेंगे, कंडक्टर पढ़ेंगे। तो कंडक्टर जो है दो टाइप का हो सकता है इसके अंदर। आइदर वो मेटालिक कंडक्टर हो सकता है और आयनिक कंडक्टर हो सकता है। मेटालिक कंडक्टर होगा या आयनिक कंडक्टर होगा। मेटालिक कंडक्टर का रीजन होता है, एक क्यों कंडक्शन शो करता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण एक कंडक्शन शो करता है। जैसे ये मेटल बार है, मेटल बार, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ही इधर वोल्टेज सप्लाई मिलता है, इनका अरेंजमेंट एक प्रॉपर डायरेक्शन में हो जाता है और एक इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। इंसुलेट आयनिक कंडक्टर, आयनिक कंडक्टर, और इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कैसे शो करेगा, इसका मेन रीजन क्या है, ड्यू टू फ्री आयंस। ड्यू टू फ्री आयंस, तो इसमें फ्री आयंस होते हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है? अभी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर को हमको एक्चुअल पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। इलेक्ट्रोलाइटिक यानी इलेक्ट्रोलाइट्स। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं कि ये इलेक्ट्रोलाइट है क्या। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का हिंदी होता है वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य यानी ऐसे कंपाउंड जो प्लस और माइनस में टूट जाता है, या ऐसे कंपाउंड जो टूटकर आयन देता है, उसको इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। यानी सच कंपाउंड which breaks into ions, which breaks into ions called as electrolyte। यानी ऐसे कंपाउंड जो टूटकर आयन देता है, ऐसे कंपाउंड जो टूटकर आयन देता है, वैद्युत अपघट्य कहलाता है। वैद्युत अपघट्य।
कहलाता है। तो अभी रहा वैद्युत अपघट्ट के एग्जाम्पल, जैसे NaCl। तो NaCl टूटेगा किससे? Na प्लस प्लस Cl माइनस, KCl K प्लस प्लस Cl माइनस, MgCl2 Mg2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, AlCl3 क्या होगा? Al3 प्लस प्लस 3Cl माइनस। कोई बोलेगा Cl ही क्यों? अगर आपने Na2SO4 ले लिया तो ये कैसे होगा? 2Na प्लस प्लस SO4 माइनस 2। तो ऐसे कंपाउंड जो टूटकर आयन देता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। कोई बोलेगा ये तो सारे सॉल्ट ही लिखे हुए हैं, ऐसा नहीं, आप एसिड भी ले सकते हैं। जब ये टूटेगा तो CH3CW माइनस प्लस H प्लस। आप बेस भी ले सकते हैं NaOH, Na प्लस प्लस OH माइनस। तो ये ऐसे कंपाउंड जो टूटकर आयन देता है वो सब क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोलाइट। क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो आपको सबसे पहले तो इलेक्ट्रोलाइट के बारे में ही पढ़ना है अच्छे से, क्योंकि जब आपको इलेक्ट्रोलाइट ही नहीं पता चलेगा तो आप उसकी केमिस्ट्री क्या पढ़ेंगे। तो इसलिए सबसे हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट। यहां तक किसी को डाउट है? अभी इलेक्ट्रोलाइट का टाइप होता है, इसमें अप्रोक्स मैंने हर एक वैरायटी का इलेक्ट्रोलाइट लिख दिए हुए हैं। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यानी वैद्युत अपघट्ट। अभी इसमें दो मेजरली हम लोग टाइप देखते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा है वीक इलेक्ट्रोलाइट। संजू को ज्वाइन कर लीजिए, रिक्वेस्ट। वो पढ़ता ही नहीं तो क्या ज्वाइन कर ले, कब आएगा कब जाएगा क्या पता। तो अभी कहाँ आ रहा है? दिख ही नहीं रहा है। तो स्ट्रॉन्ग, एक सेकेंड देखो किधर गया। ठीक है आएगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है प्रबल वैद्युत अपघट्ट। चलिए, प्रबल वैद्युत या वैद्युत अपघट्ट, इसका मीनिंग समझिए। इलेक्ट्रोलाइट मतलब ऐसे कंपाउंड जो दो पार्ट में ब्रेक होता है या आयन में ब्रेक होता है उसको इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। अभी इलेक्ट्रोलाइट के टाइप पढ़ना है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसको क्या बोलेंगे? दुर्बल, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट। इतने खतरनाक बच्चे हैं, घूमते रहते हैं। तो दो इलेक्ट्रोलाइट है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट। अभी हमको कैसे समझेगा कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है अल्फा जो 100%। अब कोई बोलेगा अल्फा क्या होता है? तो अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। गजब गड़बड़ बच्चे है यार। अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अभी इसको हिंदी अगर देखें कैसा है, इंग्लिश में लिखा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हिंदी में इसका प्रतिशत विघटन। प्रतिशत विघटन मतलब कितना परसेंट टूटा हुआ है, ये बताता हूं आपको। और ऐसे आपको सॉल्यूशन चैप्टर भी बताया था नहीं, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में, उधर भी आता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो है अल्फा है वो अप्रोक्स लेस देन इक्वल टू 5% होता है, बहुत कम।
तो अगर कंपाउंड बहुत कम टूट रहा है तो हम बोलते हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य है। अगर कोई कंपाउंड बहुत ज्यादा टूटता है तो हम लोग बोलते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब कोई बोलेगा ठीक है, ये भी मेरे को समझ गया कि हाँ कौन कितना टूटेगा, लेकिन हम तो एक्सपेरिमेंट करके देखते नहीं है कि कौन कैसे कितना परसेंट टूटा है। हमको तो इधर एक्सपेरिमेंट का नाम उस इंसान नहीं पता है। तो अब थ्योरेटिकल कैसे हमको पता चलेगा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कौन सा वीक इलेक्ट्रोलाइट है? तो देखिए एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यानी प्रबल वैद्युत अपघट्य का उदाहरण, प्रबल वैद्युत अपघट्य का उदाहरण। पहला केस, स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो मेरे को बोलिए एग्जाम्पल, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या हो जाएगा? HClO4। कितने स्ट्रॉन्ग एसिड सिखाया था, किसी को याद है? 6 HClO4, HCl, HBr, HI, H2SO4 और HNO3। HF नहीं आता है इसमें, इतना ही आता है स्ट्रॉन्ग एसिड में। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल है। तो इसका एग्जांपल NaOH, KOH, RbOH, LiOH, CSOH और MgOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, SrOH का होल ट्वाइस और BaOH का होल ट्वाइस। बस ये 9 ही है जो स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल होते हैं। अब रहा तीसरा एग्जाम्पल, सॉल्ट। ये सॉल्ट किस टाइप का होना चाहिए, ये देखिए। आइदर वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट हो सकता है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट हो सकता है और वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट हो सकता है। चारों में से किसी का भी सॉल्ट अगर मिला तो हम बोलेंगे अच्छा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। एक एक एग्जांपल लिख दूं। स्ट्रॉन्ग NaOH और HCl दोनों स्ट्रॉन्ग है तो ये क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl ले लिया, वीक बेस NH4OH ले लिया तो ये क्या बन जाएगा, NH4Cl प्लस H2O। वीक एसिड CH3COOH और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH तो ये क्या बन जाएगा, CH3COONA प्लस H2O। वीक एसिड वीक बेस यानी CH3COOH और यहां से इसको लिख लीजिए NH4OH तो क्या बन जाएगा, CH3COONH4 प्लस H2O। तो ये 4 टाइप के मैंने सॉल्ट लिख दिया। ए स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट और वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट। तो ये चारों सॉल्ट में से कोई भी आया तो हम बोलेंगे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब टेंशन रहा तब वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसे पता चलेगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल है, इसमें वीक एसिड होना चाहिए, वीक एसिड। वीक एसिड के एग्जांपल एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और H3PO4। इसके अलावा आप लिख सकते हैं H2C2O4 ऑक्जेलिक एसिड,
H2CO3, बहुत सारा है, HCN, ये सारे वीक एसिड के एग्जाम्पल है। वीक बेस, वीक बेस का एग्जाम्पल BOH का होल ट्वाइस। ये पहले वाले में जो बेस होता है इसमें B नहीं लिखा जाता है, हेलिना के रब से फरियाद, हाइड्रोजन छोड़ के बाकी सब, और लास्ट वाला नहीं फिर क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है। इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, बी नहीं ले सकते क्योंकि वो वीक बेस होता है। चलिए, तो BOH के होल ट्वाइस, ALOH का होल थराइस, FeOH का होल ट्वाइस, FeOH का होल थराइस। अभी कैसे याद रखे गए, ये 1A और 2A ग्रुप के बेस को छोड़ के बाकी कोई भी बेस लेंगे तो क्या होगा, वो वीक ही सॉल्ट में आता है, वीक बेस ही होता है। समझ रहे क्या? आप COH लिख सकते हैं, COH का होल ट्वाइस, कुछ भी लिख सकते हैं बेस हाइड्रोक्साइड, केवल इसको छोड़ के 9 को। तो ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट की कहानी। जो 100% टूट गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो कम टूटा उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट। किसी को डाउट है इसमें? नो सर। अभी हमको कंडक्टिविटी दो टाइप का पढ़ना है, मतलब रहता है, जैसे मेटालिक कंडक्टर और आयनिक कंडक्टर। अब ये दोनों में डिफरेंस भी कभी कभी पूछ लेता है, तो हम लोग डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन मेटालिक कंडक्टर एंड आयनिक कंडक्टर। देखिए, क्योंकि जो ओम्स लॉ आगे हम पढ़ेंगे तो दोनों के लिए देखेंगे, तो डिफरेंस बिटवीन मेटालिक एंड आयनिक कंडक्टर। यानी ये धात्विक, इसका हिंदी होगा, और इसका हिंदी है आयनिक। कंडक्टर मतलब चालक। ये कौन नया है बच्चा है? तो डिफरेंस बिटवीन मेटालिक एंड आयनिक कंडक्टर, तो इधर हम लोग लिखते हैं मेटालिक कंडक्टर और इधर लिखते हैं आयनिक कंडक्टर। अभी जो मेटालिक कंडक्टर होता है उसमें जो कंडक्टेंस होता है तो क्या किसके चलते होता है, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो पहला पॉइंट लिखता हूं, कंडक्शन इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्शन इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। और इसमें क्या होगा, कंडक्शन इज ड्यू टू फ्री आयंस। कंडक्टेंस इज ड्यू टू फ्री आयंस, यानी स्वतंत्र आयन के कारण इसमें कंडक्टेंस आता है। स्वतंत्र आयन के कारण चालकता आती है, चालकता आती है। इसमें क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण चालकता आती है, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण चालकता आती है। तो मेटल जो कंडक्टर होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और आयनिक कंडक्टर में फ्री आयंस होता है। अब देखिए सेकेंड पॉइंट, आप ये बताइए, अब देखिए मेटल रॉड है और यहाँ पे आयन है, मान लीजिए NaCl है। तो NaCl में कंडक्शन या कंडक्टिविटी तभी शो करेगा जब ये ब्रेक होगा Na+ और Cl- में। तो यहाँ पे डिसोसिएशन होना ही चाहिए 100%। लेकिन इसमें क्या, ये मेटल वायर रॉड है, ये टूटता है, अगर ये टूट जाएगा तो कंडक्शन होगा, नहीं होगा। यानी मेटल के केस में टूटना जरूरी नहीं है और आयनिक कंडक्टर के केस में मेटल का आयन का टूटना जरूरी है।
यानी इसमें क्या होगा, ड्यूरिंग कंडक्शन डिकम्पोजिशन इज नॉट अलाउड, ड्यूरिंग कंडक्शन यानी जब करंट फ्लो करेगा ड्यूरिंग कंडक्शन, डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस इज नॉट अलाउड, मतलब इसमें टूटना नहीं चाहिए। यानी क्या लिखूं, कंडक्शन के दौरान धातु, कंडक्शन के दौरान धातु का टूटना जरूरी नहीं है, धातु का टूटना जरूरी नहीं है। इसमें क्या होगा, जब तक वो टूटेगा नहीं तब तक कंडक्शन होगा ही नहीं, यानी विदाउट डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंडक्शन इज नॉट पॉसिबल, विदाउट decomposition of electrolyte conduction is not possible, conduction is not possible, यानी जब तक कंपाउंड टूटेगा नहीं तब तक करंट का फ्लो नहीं होगा। यानी क्या लिखूं, जब इलेक्ट्रोलाइट टूटता है तब ही कंडक्शन होता है, तब ही कंडक्शन होता है, करेक्ट ना। जब तक कोई कंपाउंड नहीं टूटेगा, आयन नहीं देगा, तब तक करंट का फ्लो होगा नहीं होगा। अब मेटल में टूट गया तो यूजलेस हो गया। तीसरा पॉइंट देखिए ध्यान से, इसमें जब टेम्परेचर बढ़ता है, मेटल के केस में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है, और जब रेजिस्टेंस बढ़ता है तो कंडक्टेंस कम हो जाता है, कंडक्टेंस घटेगा। अभी कोई बोले कैसे बढ़ेगा रेजिस्टेंस, तो ये फिजिक्स वाले ज्यादा पढ़ाएंगे, हम काम चलाने के लिए बता रहे हैं आपको। जैसे मेटल वायर है, अभी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बैठा है, अगर आप टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इससे कोलाइड होगा, ये इलेक्ट्रॉन इससे कोलाइड होगा, ये वाला इससे कोलाइड होगा, ये वाला इससे कोलाइड होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कोलाइड होंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। जब उनमें जैसे 5 लोग आराम आराम से जा रहे हैं, अगर हम बोल दे आग लगा दे तो देखेंगे आप उनके शरीर में कोई ना कोई तो टक्कर कर ही देगा, यानी उनका मूवमेंट क्या होगा, उतना अच्छा नहीं होगा जितना पहले होता है, करेक्ट ना। आज जब मूवमेंट होगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन का अच्छा मूवमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, कंडक्टेंस घटेगा। इस केस में तीसरा पॉइंट क्या है, अभी जब तक इसमें हम टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे तब तक आयन अच्छा से नहीं टूटेगा, क्योंकि NaCl को तोड़ना है। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डिसोसिएशन ऑफ आयन बढ़ता है, या आप ऐसे बोलेंगे टेम्परेचर जब बढ़ता है तो आयन वेलोसिटी बढ़ता है, आयंस वेलोसिटी बढ़ेगा, और जब आयंस वेलोसिटी बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, रेजिस्टेंस घटेगा तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। इसमें ऐसा उल्टा है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो आयन की वेलोसिटी बढ़ जाती है, और जैसे आयन की वेलोसिटी बढ़ेगी यानी मूवमेंट उसका अच्छा हो रहा है तो रेजिस्टेंस घटेगा और कंडक्टेंस बढ़ेगा। इसमें किसी को डाउट है? सर। तो मेटालिक कंडक्टर फिर से बता रहा, हाँ क्या बोल रहे, कोई तो कुछ तो बोल रहा।
मेटालिक कंडक्टर में फ्री आयंस फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए कंडक्शन शो करता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर या आयनिक कंडक्टर में क्या होता है, फ्री आयंस होते हैं। इधर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, आयनिक कंडक्टर में फ्री आयंस होते हैं। और सेकेंड में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जब मेटल है, कोई लोहे का रॉड है, तो जब कंडक्शन होता है तो लोहे के रॉड टूटना जरूरी नहीं है, वो टूट गया तो यूजलेस। जबकि आयनिक कंडक्टर के केस में जब तक कंपाउंड टूटेगा नहीं तब तक ये आयंस देगा ही नहीं। अगर ये आयंस बनेंगे ही नहीं तो अगर मैं कितना भी इधर एनोड रखूं और इधर कैथोड रखूं, इससे कुछ भी होने वाला है नहीं। तो इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर केस में आयन का टूटना बहुत ही जरूरी होता है। थर्ड पॉइंट, जब इसमें टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। एक और भी एक नया टर्म भी आता है इसमें, जिसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। अब देखिए क्या होगा, अगर हम हीट नहीं करेंगे ना तो इलेक्ट्रॉन आराम से जाएगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर से यहाँ 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 ऐसे जाएगा, मान लिया स्ट्रेट जाएगा। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा दिया, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ का इलेक्ट्रॉन, इसके बीच में कोलिजन हो जाएगा, टक्कर हो जाएगा। तो जब टक्कर हो जाएगा यानी उसका मूवमेंट क्या हो रहा है, उतना अच्छा नहीं होगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। समझ रहे क्या? तो मेटालिक वायर में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, कंडक्टेंस घटता है। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में कैसा है कि जब तक हम टेम्परेचर नहीं देंगे तब तक ये आयन उतने अच्छे से नहीं टूटेगा, और जब आयन टूटेगा ही नहीं इसका मतलब क्या है, कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा। करेक्ट ना? तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आयन वेलोसिटी बढ़ती है, रेजिस्टेंस घटता है, कंडक्टेंस बढ़ता है। इसमें डाउट है? चलिए अब यहां से न्यूमेरिकल पार्ट चालू हो रहा है, यहां तक ट्रेलर था इसका। अभी हमको पढ़ना है ओम्स लॉ। यानी देखिए अगर ये मेटालिक वायर है, यहां पे लिख देता हूं ओम्स लॉ। ये मेटालिक वायर है और एक दूसरा जो है इलेक्ट्रोलाइटिक कंटेनर है यहाँ पे। और इस केस में क्या होता है, इसमें एक एनोड होता है और राइट हैंड साइड में कैथोड होता है, ऐसा। अब देखिए जितने ज्यादा हम इधर वोल्टेज अप्लाई करेंगे, वोल्टेज, उतना ही ज्यादा इसके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। इधर भी वैसा ही है, अगर एनोड और कैथोड के बीच जितना ही हम अच्छा बैटरी अप्लाई करेंगे, तो अगर जितना ज्यादा हम वोल्टेज देंगे उतने ज्यादा ये टूटेगा और उतने ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा। समझ रहे? एक सेकेंड। जी सर। तो दोनों में वोल्टेज है, दोनों में जितना वोल्टेज डिफरेंस ज्यादा होगा हमको इलेक्ट्रिसिटी भी उतना ही ज्यादा मिलेगी। तो अभी हम लोग एक मेटालिक वायर के लिए करते हैं, फिर से उसी को हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में भी रिपीट कर देंगे, या दोनों के लिए सेम ही है, दोनों एक साथ देखिए। अभी ये V वोल्टेज है, यहाँ पे V वोल्टेज है, और इसके एनोड और कैथोड के बीच की दूरी को हम लोग L से डिनोट करते हैं, L लेंथ, लेंथ। और यहाँ पे क्या है, A वाला लेंथ है, यहाँ से यहाँ ये जो वायर है उसका। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इसमें एरिया ये लिया था सिलेंडर का, कैथोड और एनोड का होता है जो। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है, अरे ओम्स लॉ क्या है, किसी को नहीं पता? ओम्स लॉ, क्रॉस सेक्शनल एरिया। V डायरेक्ट, हाँ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, वो आएगा, आप जो बोल रहे हो और आगे लेके आएंगे इसको। V प्रोपोर्शनल टू I है,
यानी V जो है वो वोल्टेज होता है, वोल्टेज यूनिट है इसका V, और I जो है वो करंट है, और इसका यूनिट क्या है, एम्पियर। अब देखिए अगर ये प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो हम लोग लिखते हैं इसको R, R, जहां पे R जो है वो रेजिस्टेंस कहलाता है, रेजिस्टेंस। तो V इक्वल टू आई आर। ए आप अगर आयनिक लेंगे तभी यही फॉर्मूला बनेगा, V प्रोपोर्शनल V इक्वल टू आई आर, जहां पे R जो है रेजिस्टेंस है। अब हम यहां से आगे चल रहे हैं, यहां से मेन काम अपना आगे। अब सुनिए आप ध्यान से, अभी एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा, तो रो इन R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। यहाँ पे रो जो है वो डेंसिटी नहीं है, वो रजिस्टिविटी है, रजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। एल जो है लेंथ है, लेंथ, लेंथ ऑफ वायर आप कह सकते हैं, या लेंथ बिटवीन इलेक्ट्रोड। अगर इलेक्ट्रोलाइटिक है तो इसको हम लोग बोलते हैं लेंथ बिटवीन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी। और ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसमें कोई डाउट है? तो अभी एक इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस। आप बताइए, जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो कंडक्टेंस कम नहीं होगा, या कंडक्टेंस ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो इसको हम लोग लिखते हैं R इक्वल टू 1/C। C मतलब कंसंट्रेशन नहीं है, एक कंडक्टेंस है। C का मतलब यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं कंडक्टेंस। और जो रजिस्टिविटी होता है, रजिस्टिविटी वो होता है 1 कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। तो अगर रजिस्टिविटी रो लिखा जाए तो 1/K लिखा जाता है, जहां K जो है वो कंडक्टिविटी को डिनोट करता है। K इक्वल टू कंडक्टिविटी। तो अब देखिए, अगर आपको रो का वैल्यू पता है, R का वैल्यू पता है, तो इस इक्वेशन में, इसको बोलता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में अगर R और रो का वैल्यू पुट कर दिया जाए तब क्या मिलेगा? यहां तक किसी को डाउट है क्या? नो सर। तो हम लोग लिखते हैं बाई इक्वेशन 1, बाई इक्वेशन 1 ये क्या है, R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। तो R के जगह पे मैं 1/C लिख दिया, रो के जगह पे 1/K लिख दिया, एल बाई ए। अगर हम K को सेपरेट करना चाहे तो K हो जाएगा C इंटू एल बाई ए। यानी कंडक्टिविटी जो है वो क्या है, कंडक्टेंस इंटू एल बाई ए है। जबकि इधर ऊपर वाले को देखेंगे यहाँ पे, तो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी इंटू एल बाई ए है। इसमें कोई डाउट है? नो सर। थोड़ा यूनिट पे ध्यान देते हैं, ये फॉर्मूले हम देखेंगे, इस पे क्वेश्चन है, थोड़ा यूनिट देखते हैं। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। तो कंडक्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस यानी 1/ओम। तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स। वैसे ही यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी, यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी, एक मिनट,
रजिस्टिविटी। अभी हमको पता है जो रजिस्टिविटी है वो क्या है, सॉरी ये फॉर्मूले से देखते हैं। आर क्या है, रो इंटू एल बाई ए। तो अगर आप रो निकालेंगे तो क्या आएगा, आर इंटू ए बाई एल इक्वल टू हो जाएगा रो, करेक्ट ना। अगर आप यूनिट रखेंगे तो ओम इधर है मान लीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो रो का यूनिट हो गया ओम सेंटीमीटर, या इसी को कहा जाता है ओम। मान लीजिए ये तो हो गया ओम सेंटीमीटर, ठीक है ये यूनिट है। या आप कहीं कहीं पे ऐसा देख सकते हैं ओम मीटर भी हो सकता है, नहीं अगर क्रॉस सेक्शन, हाँ अच्छा, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर ही होता है। हम जो, आप बताओ बैटरी आप बनाएंगे, आपके पास जो एवरेज बैटरी है वो मीटर में है कि सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर में हाँ तो आप बोल रहे कि ऐसा ही होता है, तो ऐसे होता नहीं है, बदला जा सकता है। अगर आपके पास जो मान लीजिए कार की बैटरी है वो मीटर में होता है या सेंटीमीटर में। हाँ तो आपने किधर देखा कि आप बोल रहे हैं कि नहीं ये मीटर में ही होता है। हम देखेंगे इस केमिस्ट्री में, आप लोग के बुक में एक जगह रॉन्ग लिखा है यूनिट कन्वर्जन, लेकिन दोनों यूनिट में दिया है, सेंटीमीटर में भी रह सकता है मीटर में भी रह सकता है। तो यहाँ पे रो का यूनिट हो गया ओम सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे कंडक्टेंस का यूनिट, कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस जो होता है वो क्या होता है, वन अपॉन रजिस्टेंस ना, रजिस्टेंस तो ये वन अपॉन ओम, यानी ये क्या हो जाएगा ओम इनवर्स। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी जो है वन अपॉन रजिस्टिविटी है, रजिस्टिविटी यानी वन अपॉन ओम इंटू सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। यूनिट ध्यान देना है, ठीक है। जी सर। तो इस पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसे है। अभी इसमें एक बहुत ही अच्छा ध्यान देने वाला पॉइंट है एल बाई ए। ये देखिए ध्यान से, एल बाई ए, या यहाँ पे भी एल बाई ए है, ये एल बाई ए। तो इस एल बाई ए को कहा जाता है सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट एल बाई ए, यानी हम क्या कह देंगे इसको, इट इज द रेशो ऑफ, या इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया का अनुपात सेल कांस्टेंट कहलाता है, सेल नियतांक, सेल नियतांक। तो हम क्या बोलेंगे, लेंथ लंबाई, तो इसमें दो होगा, अगर आप वायर लेंगे तो तार लिखें, मतलब वायर लेंगे तो उसके लेंथ लिखेंगे, और अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिखेंगे तो जो लंबाई होगा वो किसके बीच की दूरी होगा, एनोड और कैथोड। एनोड और कैथोड के बीच के डिस्टेंस को ही एल कहा जाता है, लंबाई। और क्रॉस सेक्शनल एरिया, सॉरी क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया का हिंदी क्या है, लंबाई और पता नहीं तिर्यक की कुछ तो होता है, तिर्यक क्षेत्रफल क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, लंबाई और क्रॉस सेक्शनल एरिया का अनुपात, अनुपात सेल नियतांक कहलाता है, सेल नियतांक कहलाता है। अब इसके मीनिंग को समझिए,
अब देखिए ये फिक्स रहेगा, क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अगर आपने ले लिया तो ये तो डिस्टेंस फिक्स है और एक क्रॉस सेक्शनल एरिया एनोड या कैथोड का फिक्स है। तो अगर आप इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी NaCl ले, KCl ले, H2SO4 ले, H3PO4 ले, उसके ऊपर डिपेंड करेगा क्या L/A का वैल्यू? नहीं डिपेंड करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर तो कैथोड एनोड के बीच का डिस्टेंस फिक्स है और इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया फिक्स है। तो L/A जो है वो सेल के ऊपर डिपेंड नहीं, मतलब सेल के अंदर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट रखा है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। करेक्ट ना? यानी सेल सेल कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन does not depend upon electrolyte taken in electrolytic cell। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट रखे उसके ऊपर सेल कांस्टेंट का मान निर्भर नहीं करता है। यानी क्या लिखूं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, यानी इसका हिंदी है वैद्युत अपघटनी सेल। तो वैद्युत अपघटनी सेल में रखे इलेक्ट्रोलाइट पर सेल नियतांक का मान निर्भर नहीं करता है। सेल नियतांक का मान निर्भर नहीं करता है। किसी को कुछ डाउट है? हाँ सर। अभी इसमें हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं कि क्या अगर वैल्यू दिया रहेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे इस सेल कांस्टेंट या वगैरह वैल्यू। एनसीईआरटी बुक, चलिए एनसीईआरटी बुक में भी एक क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। एक सेकेंड, इसमें क्वेश्चन था इसके ऊपर। एक सेकेंड, वेट 1 मिनट। एक सेकेंड, चलिए मैं ऐसे ही लिख देता हूं एक क्वेश्चन। फाइंड द conductivity of electrolytic cell having 0.2 molar HCl solution if, माइक ऑफ रखे ना, लेंथ बिटवीन इलेक्ट्रोड is 4 centimeter and cross sectional area is 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा है। हिंदी में लिखूं क्या? कह रहा है कि किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में किसी वैद्युत अपघटनी सेल में
सेल में 0.2 मोलर HCl सॉल्यूशन रखा है तथा एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर तथा क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो चालकता ज्ञात करें, विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता ज्ञात करें। एक्चुअली कंडक्टेंस का हिंदी होता है चालकता और ये कंडक्टिविटी का विशिष्ट चालकता। तो देखिए अभी हमको पता है ये C पता चल गया 0.2 मोलर, L पता चल गया 4 सेंटीमीटर और A पता चल गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो K का फॉर्मूला क्या है? C इंटू L बाई A। तो C क्या है 0.2, L क्या है 4, LA स्क्वायर क्या है 4। तो 4 से 4 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 0.2 यूनिट क्या होगा? ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स की सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये हो गया आपका K। तो ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप एक बार पढ़ के आइए सारे टॉपिक। अगर कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर से हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना।